और पिछली वीडियो में हमने क्या करा था कि टाइप्स मैट्रिसेस की और इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का पूरा कवर कर लिया था, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी कर लिया था। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर कर चुके थे, जिसमें से एक पार्ट मैंने होमवर्क दिया था आपको। आई होप कि आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अच्छा, मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको पहले ये बोलूँगी कि पहले पुराने लेक्चर्स देखें, तभी आप आगे क्वेश्चंस पे आएँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ और आपको पता होना हो कि मैट्रिसेस होते क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो पहले आप वो देखें जाके, फिर उसके बाद मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उधर जाके पहले वो 2 वीडियोज़ वॉच करें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। ओके, वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जैसे ही मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी वहाँ पर अपलोड करती रहूँगी, तो आप वहाँ से ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। चलें, बगैर टाइम ज़ाया किए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देख रहे हैं आप एक डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, एक चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है। वो चार्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हैं। अब हमें चार्ट को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि बोल क्या रहा है बुक वाला, कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें लिखा हुआ है राइट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स एंड राइट इट्स ऑर्डर, कि हमें इस इन्फॉर्मेशन को पहले मैट्रिक्स में लिखना है और फिर उसका ऑर्डर लिखना है। पहले इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स में लिखनी है। तो इतना आसान काम है ये, बहुत ही आसान सवाल है। इसको हमने सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखें। इसमें हमने 2 हमारे पास जो थी वो डाटा प्रोवाइड थे, सिंपल वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स आपको पता है हमने रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, तो हमने रेक्टेंगुलर एरे में लिखा, अंदर सिर्फ हमने जैसी ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हमने वैसे वैसे जो है वो सारी वैल्यूज़ लिख दी। ये हमारा आराम से बन गई, हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमारे पास सवाल यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। सवाल हमें क्या बोलता है कि इसका ऑर्डर भी बताओ। क्या बताओ, इसका ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे बताएं? अब ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो जिसने मेरी देखी होगी उसको पता होगा कि ऑर्डर क्या है, कि रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें हमने ये बताना है कि ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर बताने के लिए रॉस कितनी है इसमें, 2। यहाँ पे ये पहली रो है, ये हमारे पास पहली रो है, ये जो है ये दूसरी रो है, सही है। तो इसका मतलब कितनी रोज हैं, 2। कॉलम्स कितने, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। ये हमारे पास पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। इसका मतलब है कितने कॉलम्स है इसके, 7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/7। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 2/7। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही ईजी था, इसके अंदर सिर्फ हमें अरेंज करना था मैट्रिक्स की फॉर्म में और ऑर्डर बताना था, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इतना ही था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में भी यही है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है कि हमें इसमें अननोन पार्ट फाइंड करना है। अननोन पार्ट से मुराद, अननोन पार्ट का मतलब है कि ये जिस तरीके से ए है, ये जिस तरीके से बी है, ये सी, हमें और डी, हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कैसे करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी की, अननोन्स का मतलब ये होता है ना कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, बस ये 4 जो है वो वेरिएबल्स है, यही फाइंड करने हैं, ए बी सी डी, सही है। अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक कंडीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, एक कंडीशन पता होनी चाहिए। और वो कंडीशन क्या है कि शायद ही आपने मैट्रिक्स क्लास में भी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि आमने सामने वाले वेरिएबल्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। आमने सामने वाले वेरिएबल्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों, यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ भी है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। क्या बोला मैंने कि ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो,
इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो साइड्स हैं, जो इनके एलिमेंट्स हैं, वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये पहली साइड पे, ये पहली साइड पे बराबर होंगे, ये दूसरी साइड पे, इसका भी ये दूसरा एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का भी दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल होगा। इसका थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट इक्वल होगा, इसका फोर्थ एलिमेंट, इसका फोर्थ एलिमेंट इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल। तो इस वजह से हमने इनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी कंपेयर कर सकते हैं। सही है, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, ए इक्वल्स टू, ए किसके बराबर हो गया, 7th आयोटा के बराबर। हमने पहले यहाँ पे लिख देना है कि हमने क्या किया, इक्वेटिंग द मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस को इक्वेट किया और हमारे पास पहला आंसर क्या आया कि ए इक्वल्स टू 7 आयोटा। ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 7th आयोटा के। सही है, अब दूसरा क्या है, अब दूसरा है बी इक्वल्स, ये देखिए -4 आयोटा किसके इक्वल है, बी के। मैंने क्या बोला था, दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट के बराबर है, तो मतलब कि यहाँ पे बी किसके बराबर हो गया, -4 आयोटा के। सही है, अब अगला देखें, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल है, तो 8 आयोटा किसके बराबर है, सी के। तो सी का भी आंसर हमें पता चल गया क्या है, 8 आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास चौथा एलिमेंट इसका इसके चौथे एलिमेंट के इक्वल होगा, तो डी किसके बराबर है, 6 आयोटा के। तो डी का भी हमें आंसर पता चल गया 6 आयोटा। तो इसका मतलब है हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अननोन्स क्या थे, ए बी सी डी, हमने इनको इक्वेट करवा के ए बी सी डी की वैल्यूज़ पता कर ली, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा सोल्यूशन था, ये हमने सोल्यूशन कर लिया। सही है, तो ये हमारा था आंसर, ये हमारा क्या था, ये हमारा आ गया आंसर। सही है, अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। सही है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, सवाल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसका अगला पार्ट हम उतारते हैं। इसका अगला पार्ट क्या बोलता है कि 2 - 3 5 A 9 0 B C -1, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, D E G -2 F 0 -4 7 -1। सही है, ये हमारे पास आंसर है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, अननोन वेरिएबल्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें क्या करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, और इसके अंदर डी तक नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स और भी हैं, ई है, यहाँ पे ई भी है, यहाँ पे जी भी है। सही है, ई है, एफ भी है और जी भी है, एफ भी है। तो ई भी फाइंड करना है, यहाँ पे एफ भी फाइंड करना है और जी भी फाइंड करना है। सही है, तो वही तरीका करेंगे, मैंने क्या बताया था कि इक्वेट कर देंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो इसके जो क्या हैं एलिमेंट्स, वो भी आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल्स होंगे। सही है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 2 जो है वो डी के बराबर है, तो सिंपल यहाँ पे डी की वैल्यू आ तो रही है, डी इक्वल्स टू 2। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आया, ई की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट के बराबर हुआ, जी की वैल्यू आ गई क्या, 5 आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड रॉ की तरफ मूव किए, यहाँ पे इसका सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट उठाया, तो ए जो है वो किसके बराबर आ गया, -2 के। इसी तरीके से जो एफ है वो आ गया बराबर 9 के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कोई अननोन वेरिएबल नहीं है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने। सही है, इसी तरीके से हम थर्ड रॉ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बी है, ये -4, इसका मतलब है बी की वैल्यू भी पता चल गई, -4। इसी तरीके से अब जो है वो क्या है, ये सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो सी लिख दिया 7। अब ये -1 तो यहाँ पे कोई अननोन वेरिएबल नहीं था, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। इसका मतलब है सारे वेरिएबल जो थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिर्फ हमने अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट करने थे। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। सही है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है ये। अब ये थोड़ा जो है ना वो ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब वो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो उन्होंने वो किया हुआ है। अब इसके अंदर भी हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से, यहाँ पे हमने कौन कौन से वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ए है, उसके बाद यहाँ पे एक्स है, बी नहीं है, एक्स है, उसके बाद यहाँ पे वाई भी है, वाई है, और यहाँ पर
पास जेड भी है, तो क्या है, जेड भी है, सही है। ये सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वही जो हमने पहले सवालों में किया था, क्या, इक्वेटिंग द मैट्रिसेस, क्योंकि अभी भी इसके अंदर भी तो वही कंडीशन है ना, इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल्स हैं। तो इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके जो एलिमेंट्स होंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, सही है। तो हमने सारी जो है ना वो लिख देना x + y = 3। अच्छा, अब आपने जो पहला लिखा होगा आपको समझ आ गया होगा कि इसमें तो वैल्यू नहीं निकल सकती, क्योंकि इसके अंदर हमें इस तरीके से निकल सकता है, हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, सही है। क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर देखें यहाँ पे तो सिंपल लिखा था a = 7 आयोटा, b = -4 आयोटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक उसमें, तो इसलिए हमें जब दो वेरिएबल्स एक चीज़ में आ जाएँ और हमें एक वेरिएबल फाइंड आउट करना हो तो उसको हम इक्वेशन से सपोज करते हैं। यहाँ पर हमने इसको सपोज कर दिया, ये इक्वेशन 1 है, सही है। उसके बाद जो है ये तो 0 0 के इक्वल है, यहाँ पर कोई अननोन वेरिएबल था नहीं। यहाँ पे हमारे पास आएगा z = 3x, इसको हमने दे दिया किसका नाम, इक्वेशन 2 का नाम। इसी तरीके से ये 9 के इक्वल था तो उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई अननोन वेरिएबल था नहीं। अब यहाँ पे 2x + y 4 के इक्वल आ गया, 2x + y = 4, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से तो 6 और 6 के बराबर है, तो यहाँ पे कोई अननोन वेरिएबल था, इसको लिखेंगे नहीं। यहाँ पर ये क्या है, a और ये y/2, तो a जो आ गया हमारे पास किसके इक्वल, y/2 के बराबर, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे तो ये 1 और 1, ये 3 और 3, इसमें कोई अननोन वेरिएबल्स नहीं थे, सही। अब इसको हमने देखना है। अब सबसे पहले अपना दिमाग चलाएं, देखें यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू बेशक नज़र तो आ रही है, a की वैल्यू y/2 है, लेकिन y/2 कैसे है, यहाँ पे ये y है, ये एक और वेरिएबल है, तो ये दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन में, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सही है। इसमें सारी इक्वेशंस में जो है वो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जब भी हमारे पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो तो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से जिस तरीके से भी सॉल्व कर लें आप लोग, लेकिन मैं इस तरह के से करूँगी। जैसे देखें ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3, अगर हम इन दोनों ये देखें, अब इधर बंदा खुद दिमाग चलाएगा, यहाँ पे x + y है, यहाँ पे x + y, यहाँ पे इन दोनों के वेरिएबल सेम है, क्या है, सेम वेरिएबल्स है, मतलब इसके अंदर भी x y है, इसके अंदर भी x y है। जैसे इसमें तो z भी आ गया ना, लेकिन इसके अंदर x y है और इसके अंदर भी x और y है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करवा दें तो हमारे पास एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, मतलब y से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास x का आंसर आ सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से माइनस कर दिया। अब इक्वेशन 1 क्या थी, x + y = 3, और इक्वेशन जो थी हमारे पास 3 क्या थी, 2x + y = 4। अब मैंने ये बोला कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें, अगर तो हम इनको ऐड करवाएं तो फ़ायदा तो यानी ये भी 2y हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो फिर भी दो वेरिएबल्स ही बचेंगे। हमें जब भी कुछ एक वेरिएबल चाहिए हो, एक वेरिएबल का आंसर, तो हमें एक को कैंसिल करवाना पड़ता है। तो कैंसिल किस तरीके से करवाएं, यहाँ पे अगर हम इनका साइन चेंज कर दें, साइन चेंज मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को। सब्ट्रैक्ट किस तरह कैसे करेंगे, इनका साइन चेंज, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, इसके साथ ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। अब ये +y - y कैंसिल हो गया, ये 1 है, इधर कुछ नहीं है। 1 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -x, और 3 - 4 क्या आएगा, -1। -x = -1, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू, हमारे पास एक वैल्यू आ गई x की। अब देखें, अब इस x जो है वो देखें, इस सारी इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 2 में भी x है, इक्वेशन नंबर 3 में भी x है, तो इसका मतलब है कि हम इनमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। हमने इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 लिखी, z = 3x, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर हमने सिंपल क्या कर देना है, किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू क्या थी, 1, तो z की वैल्यू भी यहाँ पे आराम से आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 थी 2x + y = 4। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी क्या, 1, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, 1,
प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस का 2 था, यहाँ पे माइनस का 2, तो y इक्वल्स टू 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो थी वो भी हमारे पास निकल गई। सही है, y की वैल्यू जो थी वो भी क्या हो गई, निकल गई। अब हमारे पास जो है वो सारी इक्वेशंस निकल गई, सिर्फ हमारे पास 4 इक्वेशन रहती है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास यहाँ पे y नहीं था। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है तो y का आंसर भी आ गया, तो हम इसमें आराम से निकाल सकते हैं, हम इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। सही है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी कि a इक्वल्स टू वाई अपॉन 2। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, a इक्वल्स टू वाई अपॉन 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2, तो a इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकल गई, a की वैल्यू भी निकल गई, यहाँ पे हमारे पास x z y मतलब इन सब इन नोन्स की वैल्यू हमारे पास निकल गई। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सही है, अच्छा अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर हमें सिंपल क्या करना है कि ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि ट्रांसपोज किसे बोलते हैं, ट्रांसपोज किसे बोलते हैं, रॉ को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रॉ में चेंज कर देना। सही है, अब इस पहले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे ये रॉ में है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। कॉलम में कैसे चेंज कर देंगे, सिंपल, -4 3 एंड 6, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकल आया। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, किसको, रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में। सही है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर रॉ को हम क्या करेंगे चेंज, कॉलम में। कॉलम में किस तरह चेंज करेंगे, 2i 5i -3i। सही है, इसी तरीके से दूसरी रॉ में हम क्या करेंगे, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा 0 फिर -6 आयोटा और 2 आयोटा। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। सिंपल है कि बस रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे ये कॉलम है, इसको हमने रॉ में चेंज कर देना है। रॉ को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रॉ में। ये हमारे पास कॉलम था, इसको हमने रॉ में चेंज कर देंगे, कैसे, 8 3 -4, ये हमारे पास ट्रांसपोज निकल आया इसका सिंपल। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसके अंदर हमने क्या करना है कि रॉ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रॉ में चेंज कर दें। तो क्या आएगा, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, किस में चेंज करना है, रॉ में, रॉ को कॉलम में चेंज करना है। सही है, तो हमने इसको किस में चेंज किया, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो बेटर है कि हम इसमें कॉलम को जो है वो रॉ में चेंज कर दें। सही है, तो हमने यहाँ पे चेंज किया 2i -2i 5i 2i, और इसी तरीके से सेकंड कॉलम को रॉ में चेंज कर दिया, आयोटा 7 आयोटा -5 आयोटा, ये हमारे पास चेंज हो गया। बेशक आप उसको भी कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट आता है। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला कि हमें रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज करना है। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको चेंज कर दिया, किसको, रॉ को कॉलम में, रॉ को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, और दूसरी रॉ को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। सही है, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे था, ये रॉ को हमने कॉलम में चेंज करा, -7 -10 और 8, और इसी तरीके से सेकंड रॉ को कॉलम में चेंज किया, 4 5 9। इसी तरीके से थर्ड रॉ को चेंज करेंगे तो -1 2 एंड 3, ये हो गया। अच्छा, ये वाला पार्ट जो था ना, ये भी वैसे ही कर लें, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये मिस ने क्या बता दिया कि भाई यहाँ पे इन्होंने कॉलम को रॉ में चेंज कर दिया। तो आप सिंपल इसमें ऐसे ही कर लें कि यहाँ पर जो है एक ही बात होगी, -2 आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे रॉ को कॉलम में चेंज कर लें। सही है, यहाँ पे रॉ को ही कॉलम में चेंज कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे रॉ था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -2 आयोटा आयोटा। इसी तरीके से ये दूसरी रॉ थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर लिया, क्या आ गया, 5 आयोटा -7 आयोटा। इसी तरीके से थर्ड रॉ थी 2 आयोटा -5 आयोटा, तो इसको हमने चेंज कर दिया 2 आयोटा और -5 आयोटा। सही है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सही है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर सिंपल जो थी वो हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे ट्रांसपोज। क्या लिया हमने यहाँ पे, सिंपल हमने क्या लिया, ट्रांसपोज। सही है,
ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि हमने रॉ को कॉलम में या कॉलम को रॉ में, आपकी मर्जी है कि आप रॉ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रॉ में चेंज करें, इट्स अप टू यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन हो। आई एम अवेलेबल फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से फर्दर। और सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।